हेलो फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 पे आने से पहले हम चैप्टर 4 करके आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी बीएनएसएस की सीरीज को स्टार्ट नहीं किया है वो हमारी बीएनएसएस की सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बीएनएस कंप्लीट हो चुका है, बीएनएसएस हम कर रहे हैं। तो अब क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। क्या बात कर रहे हैं चैप्टर 5? अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी गिरफ्तारी होगी? पर्सन्स की गिरफ्तारी होगी। तो बात आती है यहाँ पे व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सेक्शन 35 से लेके जो 62 है बीएनएसएस के, वो हमको ये बताते हैं कि हम क्या करेंगे कि भाई व्यक्तियों को अरेस्ट कैसे किया जाता है। सेक्शन 35 से 62 ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी में हुआ करते थे 41 से लेके 62A तक, ठीक है। ये प्रोविजन जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो सीआरपीसी में हमको दे रखे थे। कहाँ पे? 41 से लेके 62A तक। बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। सबसे पहले जो सेक्शन 35 आएगा वो बोलेगा कि भाई पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। मतलब एक व्यक्ति को पुलिस जो अधिकारी होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, वो वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है। तो जब वारंट के बिना गिरफ्तार करेगा तो सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई गिरफ्तारी क्या होती है। भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, जेल में बंद किया जाता है। तो अपराध होते हैं दो तरीके के, वारंट वाले अपराध और बिना वारंट के अपराध। वारंट वाले में क्या होता है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट लेके जाना जरूरी होता है, जबकि जब बिना वारंट के अपराध होते हैं उसके लिए क्या होता है, वारंट के बिना जा सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। कौन से होते हैं? हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ के आए हैं। तो जिन लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज नहीं पढ़ा है वो जाके डेफिनेशन क्लॉज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गिरफ्तारी होती है कैसे होती है। बिना वारंट के होती है यानी विदाउट वारंट, और होती है वारंट के साथ यानी कि विद वारंट। तो जो सबसे पहले बात करता है वो कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, मतलब उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, यदि किसी क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना गिरफ्तार कर सकता है किसी को, उसको जरूरत नहीं है किसी भी ऑर्डर की, यदि पुलिस अधिकारी जो होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो व्यक्ति कारित करता है। एक व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। किसको? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिर कहता है संज्ञेय अपराध। जब उसने क्या किया होगा, संज्ञेय अपराध किया होगा, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां दे रखी है तो ये हमने यहाँ पे चार्ट में डिस्क्राइब की है। तो सबसे पहले क्या होता है, 7 वर्ष तक का अपराध हो या 7 वर्ष से अधिक का अपराध हो, ठीक है। कब गिरफ्तार कर सकती है? जब संज्ञेय अपराध किया गया हो, नंबर 1। सेकंड नंबर के पॉइंट पे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखेगा 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष तक का अपराध व्यक्ति ने कारित किया हो और उसको उचित परिवाद पर यानी कंप्लेन पर या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो। ऐसी कोई सूचना प्राप्त हो चुकी हो जिसके आधार पर उसको लगता है कि भाई उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध कारित किया है और उसको उचित संदेह विद्यमान है, ठीक है। उसको उचित संदेह विद्यमान है कि उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कारित किया है। तो क्या होगा, निम्न परिस्थितियों में, ये जो परिस्थितियां दे रखी है हमको, ये 5 पॉइंट्स जो दे रखे हैं, इनके अंतर्गत कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी। कैसे? अपराध को रोकने के लिए, भाई लगे कि भाई उस व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है तो उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। समुचित अन्वेषण से रोकने के लिए, समुचित अन्वेषण से रोकने के लिए ये जो होगा कि भाई उसका समुचित अन्वेषण किया जाए, ठीक है। क्या होगा, अपराध को रोकेगा। यहाँ पर समुचित अन्वेषण करने के लिए, रोकने के लिए नहीं, समुचित अन्वेषण को करने के लिए अगर कैसा किया जाएगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा, या साक्षी को कोर्ट में पेश करने के संबंध में। क्या हो गया, अगर वो व्यक्ति बाहर रहा तो क्या करेगा, साक्षी को कोर्ट में पेश नहीं होने देगा। तो ऐसा करने के लिए, वो व्यक्ति साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करे ऐसा करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया जा सके इसलिए, और किसी अपराध को रोकने के लिए फिर क्या करेगा, पुलिस अधिकारी जो होगा, पुलिस ऑफिसर जो होगा, कारणों को लिखित करते हुए, मतलब रीजन जो होंगे, कारण वगैरह होंगे, उनको लिखित में लिखते हुए फिर क्या होगा, उनको गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है।
बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। 7 वर्ष से अधिक वाला जो पॉइंट आएगा उसमें क्या होगा, 7 वर्ष से अधिक या मृत्यु दंडादेश का अपराध किया है, मतलब ऐसा कोई अपराध किया है जो 7 वर्ष से तो अधिक होगा, और क्या किया जाएगा, मृत्यु दंडादेश का अपराध किया गया है, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है या ऐसा कोई काम किया गया है जिससे कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाए, या उसको विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो गई हो, या उसके पास उक्त कारण है, विश्वास करने का उक्त कारण है, उचित संदेह विद्यमान है। पीओ कौन हो गया, पुलिस ऑफिसर के पास विश्वास करने का कारण हो कि उक्त अपराध किया गया है। कौन सा अपराध किया गया है, 7 वर्ष से अधिक और मृत्यु दंडादेश का अपराध, मतलब ऐसा काम किया है जो 7 वर्ष से अधिक का हो और मृत्यु दंडादेश जिसमें दिया जा सकता है, वो अपराध किया गया है, तो वो व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिर इसके बाद करें बीएनएसएस के अनुसार या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा उद्घोषित अपराधी। ये ऐसे बोल रहा है कि जो हमारी बीएनएसएस है, यानी इसमें ऐसे लिखा हुआ है इस संहिता के अनुसार, तो इस संहिता के अनुसार का मतलब हो गया बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट, या तो जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग दे रखा है वो ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास करके उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है ना, उसकी बात कर रहा है। या फिर जिस व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति होती है। चुराई हुई संपत्ति पढ़ने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, चुराई हुई संपत्ति पढ़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा बीएनएस की तरफ, ठीक है। तो चोरी की संपत्ति जिसके पास हो, या फिर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को बाधा पहुंचाने या अभिरक्षा से निकल भाग रहा है, मतलब पुलिस ऑफिसर अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उसको वो करने नहीं दे रहा, बाधा पहुंचा रहा है, उसकी जो अभिरक्षा वगैरह है उसमें से निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो भी क्या किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर इसके बाद आ गया संघ के सशस्त्र बलों का अभित्याजक हो, ये वाली बात हो गई। फिर जो प्रत्यर्पण संबंधी जो विधि होती है उसकी जो अभिरक्षा होती है उससे निकल भागा हो, ठीक है, प्रत्यर्पण की एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं। या फिर क्या किया गया हो, सेक्शन 394 का क्लोज जो 5 है उसमें जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उसको भंग करता है। कौन से नियम हो गए ये हो गए हमारे बीएनएसएस के। इसलिए आप एक बार बीएनएसएस के इस सेक्शन को फॉलो करके आ सकते हो, जाके देख के आ सकते हो, जिसके लिए अध्यपेक्षा जारी हो चुकी हो, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है कि सेम एज 41 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 41 का क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो हमको 41 क्लॉज 2 में जो प्रोविजंस दे रखे थे ना, उसका ही यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे रखा है। धारा 39 है, तो वो क्या बोल रही है, नाम निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। तो जो कोई व्यक्ति नाम या निवास बताने से इनकार करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अधीन कौन सा व्यक्ति आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी असंज्ञ अपराध यानी कि नॉन कॉम्प्लिकेबल अपराध से संबंधित है, या जिसके विरुद्ध परिवार या विश्वसनीय इत्तला जारी हो चुकी हो, उचित संदेह विद्यमान हो, तो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये लिख रखा है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, पर यहाँ पे व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। थर्ड बोर्ड है नोटिस। नोटिस कौन सा होता है, ये वही पॉइंट है, देखिए आप, पुलिस ऑफिसर जिस मामले में उपधारा 1 में जो अभी हम पढ़ के आए थे ना, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में जो पढ़ के आए थे, गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, मतलब अगर फर्स्ट पॉइंट में गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है, यानी कि कंप्लेन की जा चुकी है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में दिया गया है, जो सूचना जो होती है, नोटिस वगैरह होता है, उसमें अगर दिया गया है, उपसंजात होने के लिए यानी पेश होने के लिए निर्देश देते हुए यानी कि डायरेक्शन देते हुए सूचना जारी करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में सूचना पाने वाले का कर्तव्य है, जिस व्यक्ति को सूचना मिलेगी उसका क्या कर्तव्य होगा, तो ये वही पॉइंट है जो कि है सीआरपीसी के 41 का क्लोज ए का क्लोज 2 में, ठीक है। ये देखिए आप, इसके अंतर्गत क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति को यानी कि किसी भी पर्सन को ऐसी सूचना जारी की जाती है कि वहां वह व्यक्ति सूचना के निबंधनों का पालन करेगा। इसका मतलब जो नोटिस में कहा गया कि भाई जो सूचना में उसको पॉइंट्स दे रखे हैं उसको उसका पालन करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसके कर्तव्य बता रहा है।
फिर आता है कि अगर वो सूचना का पालन नहीं करेगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का पालन करता रहेगा वो तो ठीक है, जब तक पालन करता रहेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट अपराध होने के संबंध में, जो सूचना में उसको पॉइंट वगैरह दे रखे हैं, उस अपराध के संबंध में यदि कोई काम करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस की राय नहीं हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या होगा, अगर वो पालन कर रहा है तो ओके, अगर वो पालन नहीं कर रहा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेखबद्ध करते हुए, यानी कि कारण लिखते हुए कि भाई इस व्यक्ति ने इस तरह से पालन नहीं किया। ठीक है, दिख रखा है ना, देखिए यहाँ पे, जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फिर कह रहा है सूचना पालन न करने का प्रभाव। ये कह रहा है सूचना का पालन करने का प्रभाव, पालन करता रहेगा ओके, पालन नहीं करता रहेगा तो क्या बताएगा। मतलब अगर सूचना का पालन कर रहा है तो ओके रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा कारण लिखित करते हुए। देखिए आप यहाँ पे, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, यानी कि ये पालन नहीं किया, उसने अपनी पहचान कराने के लिए राजी ना हो, क्या बोल रहा है कि भाई मैं अपनी पहचान स्पष्ट नहीं करूंगा कि मैं कौन व्यक्ति हूं, तो वहां पुलिस अधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर होगा, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जो कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसे गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, समझ में आ गए दोनों पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कर रहा है सूचना का पालन करने का क्या प्रभाव होगा। पालन कर रहा है ओके, तो नॉर्मल तरीके से रहेगा, अपराध के संबंध में उसको सारी सूचना वगैरह दी जाएगी कि तुम्हें इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है, यहाँ तुम्हें जो अपने जेल वेल होती है उसके अंदर आके हाजिरी वगैरह लगानी। आप देखते हैं ना कई बार पिक्चर में, पिक्चरें वगैरह चलती रहती है, मूवीज वगैरह चलती रहती है, उसमें बोलते हैं कि तुम्हें ना रोज आके ना कोर्ट में या यहाँ पे क्या कहते हैं जेल में आके, थाने में आके कहते हैं ना कि थाने में आके तुम्हें हाजिरी लगानी पड़ेगी, तो वो वाली बात होती है। तो सूचना का पालन तो ये हो गया। अगर उसने पालन नहीं किया, असफल रहा, तो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाएगा तुरंत। किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा। किसके अकॉर्डिंग, मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए इसका 7वां पॉइंट है लास्ट, क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है, कोई व्यक्ति भयंकर वाला बीमार हो गया, गंभीर बीमार हो गया, या उसकी 60+ एज है तो, और उसने क्या किया है 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, मतलब उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा उसको दी जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी गिरफ्तारी ऐसे अधिकारी पूर्व अनुमति के द्वारा की जाएगी। जो अधिकारी वगैरह होंगे उसकी जो पूर्व अनुमति होगी, कंसर्न वगैरह होगी, परमिशन वगैरह जो होगी उसके द्वारा की जाएगी। और ऐसा अधिकारी कौन होगा, जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। ठीक है, पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, वो व्यक्ति गिरफ्तार करने की आज्ञा दे सकता है, परमिशन दे सकता है। किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भयंकर बीमार है, जो 60+ एज रखता है, जिसने 3 वर्ष से कम का अपराध किया है। पॉइंट समझ में आ गया 7 नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। सेक्शन आता है 36। सेक्शन 36 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, कैसे गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, जो व्यक्ति गिरफ्तार करेगा उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये बताया गया हमको सेक्शन 36 में। प्रत्येक पुलिस अधिकारी यानी एवरी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी करते समय, मतलब जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तब अपने नाम का सही प्रकट और स्पष्ट पहचान रखेगा, जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैं गिरफ्तार करने जाती हूँ ए नाम के व्यक्ति को। ए नाम के व्यक्ति को जाके मैं बोलूँगी मैं ये हूँ, मैं फलाना पुलिस ऑफिसर हूँ, ये अधिकारी हूँ, मैं आपको, आपने ये अपराध किया है इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आई हूँ। तो मैं अपना कार्ड वगैरह दिखाऊंगी, स्पष्ट रूप से अपनी पहचान को स्पष्ट करूंगी। लेकिन क्या होता है, कई बार आप देखते हैं ना, नकली पुलिस वाले पकड़ के ले गए, फिर उसको ले जाते हैं कहीं और, जाके सदोष परिरोध वगैरह कर लेते हैं, अपहरण वगैरह कर लेते हैं, तो ये उसकी बात नहीं हो रही। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर होगा, वो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने जाएगा तो अपनी क्या करेगा, स्पष्ट रूप से पहचान बताएगा, अपना फुल इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, मतलब मेमोरेंडम जो तैयार होता है ना गिरफ्तारी करते समय, वो तैयार करेगा, जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। यह अनुप्रमाणित किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, कम से कम एक साक्षी के द्वारा
एविडेंस वगैरह लेंगे ना, तब पढ़ते हैं ना हम साक्षी कौन होगा, तो उसकी बात की जा रही है। तो कम से कम एक साक्षी के द्वारा अनुप्रमाणित होगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, मतलब गिरफ्तार व्यक्ति भी उसके ऊपर साइन करेगा। ये मेमोरेंडम तैयार किया गिरफ्तार करते समय, तो यहाँ पे किस किस के साइन लेगा, एक तो हो गया अनुप्रमाणक साक्षी, ये हो गया अनुप्रमाणक साक्षी, यहाँ पे हो गया गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब ये जो अनुप्रमाणक साक्षी होगा ना, ये कौन होगा, कुटुंब का सदस्य। कौन होता है कुटुंब का सदस्य, कुटुंब का सदस्य हो गया मतलब फैमिली मेंबर। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी फैमिली। अगर फैमिली में कोई नहीं है, मान लीजिए सब बाहर गए हुए हैं, तो परिक्षेत्र जो ये घर है, मान लीजिए ये इसका एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे ये कई मकान बने हुए हैं, तो कई मकान बने हुए हैं और यहाँ इस वाले मकान में ए रहता है, इसको गिरफ्तार करने गया है। तो ये मान लीजिए यहाँ का जो सेक्रेटरी वगैरह होता है, प्रेसिडेंट वगैरह जो होता है ना कॉलोनी वगैरह में आप देखते होंगे कई बार, तो उसका प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो ये साइन कर देगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो प्रतिष्ठित सदस्य हो, वो करेगा। कब करेगा, जब तक कुटुंब का सदस्य ज्ञापन को अनुप्रमाणित ना करे, गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देगा कि उसे अधिकार है कि वह असफल रहता है, किसी अन्य नातेदार को सूचना दे सकता है। क्या हो गया, या तो कुटुंब का सदस्य होगा वो अनुप्रमाणित करेगा, या कोई परिक्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा वो अनुप्रमाणित कर देगा। पर मान लीजिए ये दोनों ही नहीं है, वहां पे कोई भी साइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, सब बोलते हैं हमको फालतू में क्या झमेले में पड़ना है, हम नहीं करते कोई साइन वाइन, कोई प्रतिष्ठित सदस्य नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, इस व्यक्ति के पास अधिकार होगा, जो गिरफ्तार हो रहा है ना उस व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो अपने किसी अन्य मित्र को, कोई फ्रेंड हो गए, कोई नातेदार हो गए, रिलेटिव वगैरह हो गए, उनको क्या करेगा, सूचना दे देगा कि भाई मैं गिरफ्तार किया जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरी आके हेल्प कर दो, अगर आप कर सकते हो तो। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के पॉइंट। फिर सेक्शन आ गया 37। सेक्शन 37 बोल रहा है पदाविहित। पदाविहित जो पुलिस अधिकारी है उसके बारे में बता रहा है। तो डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर कौन होता है, ये वही है जो सीआरपीसी का 41 क्लॉज सी में दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने सीआरपीसी को पढ़ रखा होगा उनके लिए तो इजी रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट वही है, सेम, बस कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसके अंदर का क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस कंट्रोल रूम। 2 पॉइंट है इसके अंतर्गत। सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित करेगी, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट में और राज्य स्तर पर। ठीक है, फिर बी बोल रहा है प्रत्येक जिला व थाना में, डिस्ट्रिक्ट में और जो पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं उसमें एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, यानी डेजिग्नेट करेगी, पुलिस अधिकारी को अपॉइंट वगैरह करेगी, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन होता है ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा, वो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक से पंक्ति के नीचे का नहीं होगा और वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नाम और पता बताने के बारे में जानकारी रखने का उत्तरदायी होगा। मतलब ये कहेगा कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो जो प्रेजेंट हुआ है इनके समक्ष, उसने अपना नाम, निवास, पता वगैरह सही सही बताया है या नहीं रखा है, और आरोपित अपराध मतलब उसने कौन सा अपराध किया है प्रत्येक थाना व जिला मुख्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा और डिजिटल मोड पर भी इसमें शामिल किया जाएगा। आप देखते हैं ना कंट्रोल रूम वगैरह होते हैं, उसमें सारी जानकारी होती है कि कौन सा अपराध किया गया था, कौन सा अपराध नहीं किया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी सेम बात बोल रहा है। क्या होगा, एक जो होगा पुलिस ऑफिसर उसको अपॉइंट किया जाएगा, कौन होगा, सहायक उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। और इसके बाद जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसने नाम वगैरह, निवास वगैरह सही बताया गया है या नहीं बताया गया, इसकी जानकारी रखेगा, और उसने कौन सा अपराध किया है। जैसे कि मान लीजिए वहां पे एक डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है, ये डिजिटल भी हो सकता है और ये नॉर्मल बोर्ड भी हो सकता है। अब जैसे अब डिजिटल जमाना आ गया तो मोस्टली क्या होता है, डिजिटल बोर्ड ही होते हैं, पर ये कह रहा है कि यहाँ पे बोर्ड होगा, कोई सा भी हो सकता है, नॉर्मल बोर्ड इसमें चौक वगैरह से या जैसे होता है ना कागज वगैरह लगा के रख देते हैं वो, या फिर यहाँ पे क्या होता है चलता रहता है, ये फलाना अपराध किए गए, इतने अपराध हो गए, रेप के इतने ऑफेंस हो गए, चोरी इतने ऑफेंस हो गए, तो ये सब डिजिटल बोर्ड में लिखे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। फिर आता है सेक्शन 38 वही है जो सीआरपीसी का 41 का क्लॉज डी है। क्या बोल रहा है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये राइट आप कहीं और भी पढ़ के आए हैं, कहाँ पे पढ़ के आए हैं ये वाला राइट, हम ये एक ऐसी जगह पढ़ के आए हैं हम। चलिए पहली खेल लेते हैं यहाँ पे, वर्ग पहली टाइप की, ठीक है ना। एक ऐसी जगह पढ़ के गए हैं जो होता है हमारा सर्वोच्च कानून। कौन सा होता है सर्वोच्च कानून, कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हैं आप लोग। हम इतने टाइम से उसको पढ़ के आ रहे हैं, वैसे तो हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये भी बहुत टाइम से पढ़े हैं, बीएनएसएस को अब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कानून है जिसको हम बहुत समय से पढ़ के आ रहे हैं और वो सर्वोच्च कानून होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है उसका आंसर। वहां पे भी इस वाले पॉइंट की बात की जाती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का कर्तव्य। ठीक है, कहाँ पे हो सकता है ये,
उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ यहाँ पे, फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। फंडामेंटल राइट्स में कौन सा? आर्टिकल 22 के अंतर्गत बात की जाती है पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का जो अधिकार होता है वो। क्या बोल रहा है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का, यानी वकील, लॉयर, जो भी आप बोलते हैं, उससे मिलने का अधिकार वो कौन होगा? उसकी पसंद का होगा। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार रखता है, लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। जैसे कि आप देखते हैं ना, मूवीज वगैरह के उदाहरण लीजिए, मूवीज हमको बहुत कुछ सिखाती है। आप जाते हैं, कई बार कहते हैं व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाती है पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो वो बोलता है मुझे अधिकार है कि मैं अपने वकील को अपॉइंट कर सकता हूँ, मैं अपने वकील से बात करूंगा। आप देखते हैं ना, कई बार व्यक्ति बोल देता है मैं अपने वकील से, मेरा वकील आके बात करेगा, तो ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 39 सीआरपीसी की, सेक्शन 39 बीएनएसएस की। ये वही सेक्शन है जो कि है सीआरपीसी का 42। क्या बोल रहा है? नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, वो व्यक्ति अगर नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत हमको ये बताया गया है। क्या बोल रहा है? जब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में असंज्ञ अपराध किया है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो क्या होगा? उस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का अभियोग लगाया गया है, असंज्ञ अपराध करने का उस पर अभियोग लगाया गया है, वाद चलाया गया है। तो फिर क्या होगा? उस अधिकारी को नाम निवास बताने से इनकार करता है या गलत बताता है। ठीक है, मैं हूं अपराधी, पुलिस आई मेरे पास, नाम और निवास बताओ, नाम निवास पता जो कुछ भी आप क्या करते हो सब बताओ। मैं गई और मैंने उनको गलत बता दिया, मेरा नाम है बरखा शर्मा और मैं बोल देती हूँ मेरा नाम है रितु, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत बताया। मैं रहती हूँ कहीं पे, मैं रहती हूँ जयपुर में और मैंने बता दिया मैं उदयपुर में रहती हूँ, तो ये सब कुछ मैंने गलत बता दिया ना। तो फिर क्या होगा? उस अधिकारी को नाम निवास बताने से इनकार करता है, या तो मैं बताती ही नहीं हूँ या फिर गलत बता देती हूँ। नाम निवास अभिनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है कि भाई मेरी सही नाम को पहचाना जा सके। वो रितु की जगह बरखा को पकड़े, यानी कि एडवोकेट बरखा शर्मा को पकड़ने आ रहा है, ठीक है, ये वाली बात होगी, तो उसको सही बताना पड़ेगा। नाम में पता सही अभिनिश्चित कर लिया जाए, मेरा जो नाम वगैरह है, मेरी जो पोस्ट वगैरह है, या जो भी मैं काम वाम करती हूँ वो उसको सही पता लगती है, तो वो मुझे छोड़ देगा। मेरे को क्या करेगा वह बैठा के? तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। बंधपत्र या जमानत पर मुझे प्रोविजन बताए जाएंगे कि आपने ये अपराध किया है कि आपको जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है, बॉन्ड भर के छोड़ा जा सकता है, तो मैं बॉन्ड जमा कराऊंगी, जमानत पत्र दूंगी, श्योरिटी वगैरह दूंगी, तो मुझे छोड़ देगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, और यदि मजिस्ट्रेट अपेक्षा करे तो न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होगा। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि मेरे को कोर्ट में जाके पेश होना है तो मुझे वहां पे जाके पेश होना होगा, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी ना हो तो वह जमानत पत्र भारत में रहने वाले प्रतिभू या प्रतिभूतियों के द्वारा दे सकेगा। मान लीजिए मैं हूं बरखा शर्मा, ठीक है, और बरखा शर्मा रहती है इंडिया के बाहर, जर्मनी में रहती हूँ मैं। अब जर्मनी में रहती हूँ तो जो मेरे यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो जो होंगे वो मेरी श्योरिटी दे सकते हैं कि भाई ये क्या कर सकती है, आपने इसको नाम और निवास बताने से गिरफ्तार किया है, तो उसकी तरफ से हम श्योरिटी वगैरह जमा कराते हैं। तो ये वाली बात हो गई सेक्शन नंबर 39 की। इसका जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और पता अभिनिश्चित नहीं होता, मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे गिरफ्तार होने के 24 घंटों के अंदर मेरा नाम, पता, मैं क्या काम करती हूँ अगर सही नहीं घोषित किया जा सकता, नहीं पता लगाया जाता, तो बंधपत्र या निष्पादित करने में या अपेक्षित जो प्रतिभू वगैरह होते हैं, श्योरिटी वगैरह जमा कराने में मैं असफल होती हूँ, तो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास मुझे भेज दिया जाएगा। क्या बोल रहा है? मैंने नाम निवास नहीं बताया, गलत बताया, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद यदि उनको पता चल जाता है कि मैंने सही बता दिया है तो मुझे छोड़ देंगे, ठीक है, बोलेंगे बंधपत्र, जमानत पत्र वगैरह दो, तुम्हारी श्योरिटी वगैरह जमा करा दो, ठीक है। इंडिया में रहती हूँ तो ओके, इंडिया से बाहर रहती हूँ मैं, तो जो इंडिया में रहने वाले मेरे रिलेटिव वगैरह होंगे, मेरे फ्रेंड वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, मेरी तरफ से जमानत, प्रतिभू वगैरह, श्योरिटी वगैरह दे देंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि गिरफ्तार करने के, मुझे गिरफ्तार किया उसके 24 घंटों के अंतर्गत भी मेरा नाम, पता, क्या काम कर रही हूँ कुछ भी नहीं पता चलता, तो क्या होगा,
कि, और उसके साथ साथ क्या होता है, मैं बॉन्ड भी नहीं देती हूँ, जमानत पत्र भी नहीं देती हूँ, मेरी तरफ से कोई श्योरिटी वगैरह भी जमा नहीं कराई जाती है, तो जो अधिकारिता रखने वाला, जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी, वो वाला मजिस्ट्रेट क्या होगा, उसके पास मुझे भेज दिया जाएगा। बात खत्म। सेक्शन नंबर 40 पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 40 वही है जो कि है सेक्शन नंबर 43 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी करने पर प्रक्रिया। ये बोल रहा है क्या हम जो व्यक्ति हैं, नॉर्मल व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन, क्या हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल हम गिरफ्तार कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत, और सीआरपीसी में जाना पड़ेगा हमको 43 के अंतर्गत। ठीक है, तो कैसे की जाएगी? प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और उसका प्रोसीजर देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला वाला जो पॉइंट बोल रहा है वो कह रहा है कोई प्राइवेट पर्सन, ये प्राइवेट पर्सन हो गया, ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है, उद्घोषित अपराधी है, गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसकी उपस्थिति में, ये यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक जगह है, इसके यहाँ पे बी नाम का जो व्यक्ति है वो उसकी उपस्थिति में अजमानती है, ठीक है ना, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या फिर क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंसर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि उद्घोषित अपराधी है। तो ये जो ए है ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार करके क्या करेगा, बिना विलंब के, देखिए ये बात हमको सीआरपीसी ने नहीं दे रखी थी, बिना विलंब के उसको 6 घंटे के अंदर किसके समक्ष पेश किया जाएगा, पुलिस अधिकारी के समक्ष उसको हाजिर करेगा, और या फिर उसको जो निकटतम पुलिस थाना वगैरह होगा उसके अंतर्गत भेज देगा। तो आप इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट नया जुड़ा है, तो जो चीज नहीं जुड़ी है वो तो हमेशा पूछी जाती है। तो देखिए आप क्या होगा, कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को यदि उसकी उपस्थिति में अजमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसके साथ साथ वो अगर उद्घोषित अपराधी है। उद्घोषित अपराधी कौन होता है? देखिए आप देखते हैं ना, कई बार एक पर्चा चिपके हुए रहते हैं कई कई जगह पे कि ये फलाना आदमी है, इसको पकड़ने पे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या हो गया, इनाम विनाम घोषित हो गया, तो उद्घोषित अपराधी हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया। उसको गिरफ्तार कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति, और क्या करेगा, निकटतम जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके समक्ष उसको भेज देगा, या अगर क्या होता है कोई पुलिस थाना उसके पास में है तो उसको वहां पे भेज देगा। फिर आता है 35 का क्लोज 1 के अंतर्गत। ये जो 35 का क्लोज 1 था, मामला होने पर पुलिस अधिकारी उसको अभिरक्षा में ले लेगा। अब 35 क्लोज 1 क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। तो जिन लोगों को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, जाके आप पीछे जा सकते हैं वापस और जाके उसको देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, नाम या निवास बताने से इनकार किया है, या गलत बताता है, तो धारा 39 का प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे ना क्या क्या होगा। तो ये बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, अपना नाम वगैरह गलत बताता है, तो सेक्शन 39 का प्रोसेस फॉलो होगा। परंतु यदि पर्याप्त कारण नहीं है, कोई भी उसके पास रीजनेबल कारण नहीं मिलते, तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। मतलब ऐसा हमको कुछ पता नहीं लगता कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया, ऐसा कुछ भी पर्याप्त कारण वारण नहीं होते, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, रिलीव कर दिया जाएगा। अब आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 बात कर रहा है कि ये वही सेक्शन है जो कि है सीआरपीसी का 44। क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। इससे पहले हमने देखी है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी, फिर देखिए प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी। अब हम बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। क्या कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो ये दे रखा है हमको सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में यानी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, ऑफेंस किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं पर्सनली क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, कह सकता है भाई या तो खुद अरेस्ट करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उसको गिरफ्तार करवा सकता है। उसकी उपस्थिति में यदि कि कौन कौन आ गए यहाँ पे, स्पेशली हमको बता दिया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी उपस्थिति में लोकल जुरिस्डिक्शन में, स्थानीय अधिकारिता में यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को आदेश देगा कि वो उस व्यक्ति को जाके गिरफ्तार कर ले। जमानत के प्रोविजन के रहते हुए अपराधी को कस्टडी में भेज दे सकता है, या अगर उसके जमानत वगैरह के प्रोविजंस के अंतर्गत दे रखे हैं तो उसको बताएगा और उसको फिर कस्टडी के अंतर्गत भेज देगा।
फिर आता है कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी समय लोकल जुरिस्डिक्शन में क्या करेगा, उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे सकता है जिसको अरेस्ट करने के लिए वह उस समय सिचुएशन में वारंट जारी करने के सक्षम है। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी समय जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता हो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसी व्यक्ति के गिरफ्तारी का आदेश, अरेस्ट करने के लिए आदेश दे सकता है जो उस सिचुएशन में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। मतलब उस परिस्थिति में वारंट जारी करने के लिए जो सक्षम मजिस्ट्रेट होगा वो ऐसे आदेश दे सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। सेक्शन 42 कहता है सशस्त्र बल के जो सदस्य होते हैं, जो आर्मी वगैरह के मेंबर होते हैं, उनको गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है, अरेस्ट करने से क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। कहाँ पे दे रखे हैं प्रोविजन, सेक्शन नंबर 42 में दे रखे हैं, जबकि ये प्रोविजन हमको सीआरपीसी में 45 के अंतर्गत दे रखे हैं कि कब कोई आर्मी वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, सेक्शन 35 के रहते हुए या 39 से 41 की धाराओं के होते हुए संघ के जो सशस्त्र बल होते हैं, इसको आप आर्मी का कीवर्ड दे सकते हैं, जो आर्मी के सदस्य होते हैं जब अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, मतलब पदीय कर्तव्यों का निर्वहन क्या हो गया, मतलब जब वो अपनी पोस्ट पे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, अपने द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी वर्ग या वर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है, उन पर पॉइंट वन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया हमारा पॉइंट वन के प्रोविजंस लागू होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट शब्द लिखा जाएगा। क्या होता है, आर्मी के जो मेंबर होते हैं अगर अपने पद के अंतर्गत काम करते करते क्या करते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उनको गिरफ्तार करना भी पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी अनुमति। लेकिन क्या होता है, जब बात आ जाती है स्टेट के संबंध में, राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी वर्ग या वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनको क्या करते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुला लेते हैं। तो उन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्मी के मेंबर्स वगैरह को इनको बुलाया, तो वो उनके ऊपर पॉइंट 1 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे और वहां पर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न लेनी पड़ेगी उनको गिरफ्तार करते समय। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेक्शन 43 सीआरपीसी, ये वही सेक्शन है। सेक्शन 43 बीएनएसएस, ये वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 46। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, प्रोसीजर बताया गया है अरेस्ट करने का, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या करेंगे। तो पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना है, यानी कि जिसे गिरफ्तार किया जाएगा या जिसको गिरफ्तार किया जाना है, एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा या कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है जब अगर उसको आदेश दिया जाएगा तब। तो क्या होगा, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना है उसे छूकर, देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, छूकर अरेस्ट करेगा जब तक उसने वचन कर्म से स्वयं को समर्पित ना किया हो। क्या हो गया इस पॉइंट का मतलब कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो आप देखते होंगे ना कई बार अगर आपने कोर्ट वगैरह में गए हैं, कभी देखा है, तो कभी क्या होता है, इनकी वो प्रोसीडिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको क्या होता है, पुलिस अधिकारी जो होता है ना ऐसे ऐसे मुट्ठी में उनका हाथ पकड़ के लेके जाता है, ठीक है, कि कहीं वो भाग नहीं जाए, कर जाए। तो वो ऐसे कह रहा है कि उसको छूकर अरेस्ट करेगा। कब करेगा, जब उसने वचन यानी कि अपने मुख से शब्द निकाल के या अपने कार्यों के द्वारा, अपने किसी एक्शन के द्वारा मना नहीं किया हो या समर्पित नहीं कर दिया गया हो। मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति है, मुझे पुलिस ऑफिसर है, वो अरेस्ट करने आ रहा है और मैं कर रही हूँ उसका विरोध, मैं मना कर रही हूँ नहीं तो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर मैं हाथ से ऐसे ऐसे झटका विटके दे रही हूँ या मैं उसके ऊपर ऐसे मारना पीटना ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो उससे क्या लगा कि भाई आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं ये बोल रही हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, छू के ऐसे ऐसे करके वो मुझे हाथ पकड़ के और लेके जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि परंतु यदि महिला है, अब मान लीजिए मुझे गिरफ्तार करने आ रहा है तो मैं तो महिला हूं, तो महिला को अगर गिरफ्तार करने आना है तो महिला अधिकारी से भिन्न पुलिस अधिकारी उसके शरीर को छूकर गिरफ्तारी नहीं करेगा। तो उसके लिए कौन होगा, फीमेल जो ऑफिसर होगी, फीमेल जो पुलिस ऑफिसर होगी वो ही मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएगी और वो इस तरीके से छू के वो ही मुझे अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, फिर बोल रहा है गिरफ्तारी को विरोध करने पर पुलिस या अन्य अधिकारी गिरफ्तार करने में सब साधनों का उपयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे वो बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं।
कह रहा है भाई किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है तो ये वाला जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो कह रहा है कि यहाँ पे आप फोर्स यूज कर सकते हो अगर वो मना कर रहा है तो। पुलिस अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो निम्न अपराध से संबंधित है। कैसे बोल रहा है कि भाई थर्ड नंबर का पॉइंट कि भाई आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाते हो, तो गिरफ्तार करने जाते हो तो क्या कर सकते हो, हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, अगर उसने निम्न तरीके के अपराध किए हैं तो। कौन कौन से अपराध होते हैं वो होते हैं जो अस्त्र शस्त्र वगैरह जो होते हैं ना, उनके ऊपर अवैध कब्जा किया है, हत्या यानी कि मर्डर किया है, बलात्संग का अपराध किया है, रेप वगैरह का अपराध किया है, एसिड अटैक से रिलेटेड अपराध किया है, कॉइन वगैरह जो होते हैं ना उनसे रिलेटेड अपराध किया है, मानव ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, उससे रिलेटेड अपराध किया है, या बच्चों के विरुद्ध जो चाइल्ड के विरुद्ध क्या किया है, जो लैंगिक अपराध वगैरह होते हैं ना वो वाले अपराध किए हैं, और राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। तो इनको क्या कर सकते हो, आप एक चार्ट बना के लिख सकते हो, ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हो कि भाई ये अपराध किए गए हैं, और ये अपराध आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही तो पूछेगा वो, फिर क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि कौन सा अपराध शामिल है और कौन सा नहीं। फिर क्या बोल रहा है, ये धारा उस व्यक्ति को मृत्यु कायद करने का अधिकार नहीं देती जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंड करने का अपराध नहीं है। आप देखते होंगे ना कई बार कहते हैं एनकाउंटर कर दिया गया है, तो क्या होता है एनकाउंटर, भाई क्या करते हैं, अपराधी भागता है, उसको भागने के लिए कहा जाता है वैसे तो कि भाई पैर पे गोली चलाओ, पर पैर की जगह अगर मान लीजिए सीने पे गोली लग गई तो वो आदमी वही मर जाएगा। तो कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कायद करने का अपराध नहीं होगा उसको पकड़ने में कि जिसने मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से संबंधित अपराध नहीं किया हो, मतलब ऐसा अपराध नहीं किया हो जिसमें उसे मृत्यु यानी कि डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट का अपराध मिलता है। फिर जो पॉइंट आता है वो ये बोल रहा है किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद, मतलब सूर्य डूब गया उसके बाद और सूर्य उगा उसके बाद, उससे पहले असाधारण परिस्थितियों के बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर उसको गिरफ्तार करना जरूरी भी है तो वो महिला पुलिस अधिकारी, कोई महिला जो पुलिस ऑफिसर होगी ना, फीमेल पुलिस ऑफिसर, वो गिरफ्तार करेगी और वो करने से पहले जेएम फर्स्ट जो होता है उसकी पूर्व अनुज्ञा लेगी। और वो कौन सा होगा, जो लोकल जुरिस्डिक्शन में अपराध किया है। मान लीजिए ये एक जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे अपराध किया, यहाँ पे एक महिला है, ये महिला थी तो इसको अरेस्ट करने के लिए जाएगी महिला। अब महिला अरेस्ट करेगी तो ये क्या करेगी, जेएम फर्स्ट से जाके परमिशन लेगी। जेएम फर्स्ट से परमिशन लेगी तो कौन से जेएम फर्स्ट होगा, जिसकी ये स्थानीय अधिकारिता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब आता है सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 वही है जो कि है सेक्शन नंबर 47 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है, उस स्थान की तलाशी, यहाँ पे किसकी तलाशी ली जा रही है, स्थान की, यानी कि प्लेस की तलाशी ली जा रही है जहां पर ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। ए नाम का व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करना है, इसकी गिरफ्तारी करने के लिए ये भागता है, ये भाग के इस घर के अंतर्गत जाके चला गया, ये इस घर में इस कोने में एक सबसे लास्ट वाला कमरा था, इसके अंतर्गत जाके बैठ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे स्थान की तलाशी जिसमें ये व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, तो ए नाम का व्यक्ति जहाँ पे प्रविष्ट हुआ है उस स्थान की तलाशी ले सकता है पुलिस ऑफिसर। कैसे लेगा, यह विश्वास है कि जिससे गिरफ्तार करना है वह व्यक्ति किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है। मतलब मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये जाके इस वाले मकान में, मान लीजिए इस मकान का नंबर है 78 नंबर के मकान के अंतर्गत घुस गया। ठीक है, मुझे पता चल गया कि भाई ये गया इसके अंतर्गत। तो उस स्थान में निवास करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए घर किसका है, बी का है, ये बी नाम का जो व्यक्ति है ना, ये मुझे पूरा कॉपरेट करेगा। कैसे, उस स्थान का जो भारसाधक अधिकारी हो गया, बी नाम का व्यक्ति इसका भारसाधक अधिकारी है। भारसाधक अधिकारी कैसे होगा कि भाई ये घर बी का है, तो बी तो हो गया ना उसका मालिक, उसका भारसाधक अधिकारी हो गया बी, किसका, इस मकान का। तो ये व्यक्ति इसमें प्रविष्ट हुआ, ये जो भारसाधक अधिकारी होगा पुलिस या अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा मांग किए जाने पर उसमें प्रवेश करने देगा, तलाशी करने देगा। ये मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, इस पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे क्या करने देगा, प्रवेश करने देगा, प्रवेश करके उसकी तलाशी करने देगा। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। ये इसको रोकेगा वोकेगा नहीं कि कहीं भाई मना कर दे। अब कह रहा है पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग यदि एंट्रेंस ना हो पाए तो चाहे घर गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का हो या ना हो, कह रहा है कि अगर पॉइंट 1 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए एंट्री लेना चाहता है और अगर एंट्री ले नहीं पाए तो चाहे से वो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का घर ना हो या किसी और को, मान लो ए अपने ही घर में घुसा होता तो कोई बात नहीं थी,
पर वो बी के घर में घुसा है, तो ना तो वो ए का घर है, तो ए का घर नहीं है तो बी का घर है ना। तो बी बोल रहा है कि चाहे ए का घर हो या जैसे ना हो, वो क्या करेगा, किसी बाहरी या भीतरी, ठीक है। देखिए एक बार देखते हैं, ये घर है, इस घर में द्वार है, तो इस द्वार को क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे लॉक लग रहा है, ये पीछे के दरवाजे से घुसा था, तो इस द्वार को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, किसी बाहरी भीतरी द्वार को खोलकर या तोड़कर खोल सकता है। यदि वह प्रवेश नहीं कर दे, सम्यक सूचना देने के बाद भी, मांग करने के बाद भी, तो क्या करेगा, अगर वो क्या करेगा, मांग करने के बाद भी उस गेट के अंदर नहीं घुसने दे रहा है, घर के अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है, तो जो वारंट के अधीन गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, इसको तोड़ के उसमें प्रवेश कर सकता है। परंतु यदि जिस कमरे में प्रवेश करना है, मान लीजिए इस कमरे के अंतर्गत इसको प्रवेश करना था, इसके अंतर्गत बैठी है महिला, ये महिला बैठी है जो किसी रूढ़ी आदि के कारण बाहर नहीं आ सकती। कई बार होते हैं ना कि पर्दानशील स्त्रियां होती हैं, आ नहीं सकती बाहर, तो वो महिला अगर उसके अंतर्गत बैठी है तो उसको कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे हमको तलाशी लेनी है, आप यहाँ से हट जाओ, ठीक है। तो वारंट के अधीन गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति, पुलिस अधिकारी ऐसी महिला को पूर्व सूचना देगा, यानी कि पहले से बताएगा कि भाई आपके घर में हमको शक है कि भाई कोई अरेस्ट, जिस व्यक्ति को हमको करना है, कोई अपराधी घुस गया है, तो आप क्या करो, वहां से हट जाओ, जिससे कि वो उसमें प्रवेश कर सके। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी गृह का कोई द्वार तोड़कर खोल सकता है। मान लीजिए उस घर के अंदर 4-5 कमरे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं इस कमरे को मत खोलो, इस कमरे में हमारी तिजोरी रखी है, इसमें हमारे भगवान जी रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। वो हर कमरे को तोड़कर खोल सकता है, प्रवेश कर सकता है। वहां कोई व्यक्ति निरुद्ध है तो उसे मुक्त कर सकता है। मान लीजिए कि क्या हुआ, एक अपराधी इसके अंतर्गत प्रवेश किया, चलो सिचुएशन बनाते हैं। क्या हुआ, ए नाम का व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति था, पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करना चाहता था, मतलब शक था कि भाई इसने अपराध कारित किया, तो उसके पीछे 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 गया तो उसने देखा कि ए नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है ना, वो इस घर के अंदर घुस गया। अब इसके अंतर्गत घुस गया तो फिर क्या हुआ, ये जो पुलिस ऑफिसर था ये भी इसके पीछे पीछे गया, तो वो भी जा सकता है तलाशी लेने के लिए, क्योंकि उसको डाउट है कि भाई वहां पे कुछ गड़बड़ है, कोई अपराध कारित करने से संबंधित। फिर वहां पे क्या करता है, ये द्वार खोलता है, यहाँ पे ये जो सारे गेट वगैरह थे ना, इनको खोलना शुरू करता है। अब गेट खोल के शुरू करता है, तो ये वाला जो गेट खोलता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति होता है परिरुद्ध, मतलब इस व्यक्ति को मतलब बांध के रखा हुआ होता है। तो अगर इस व्यक्ति को बांध के रखा गया है तो पुलिस अधिकारी वहां जाएगा और उसको खोल देगा, मुक्त कर देगा, ठीक है। ये वाली बात बोल रहा है। नेक्स्ट बात करें, फिर बोल रहा है सेक्शन 45 ऑफ सीआर, सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस वही है जो कि है सेक्शन 48 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है, बिना वारंट के गिरफ्तार करना है, तो इसके लिए भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। एक पुलिस ऑफिसर है, उसको बिना वारंट के किसी व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो वो भारत के किसी भी स्थान में जा सकता है, उसका पीछा कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 46 की तरफ। सेक्शन 46 ऑफ बीएनएस वही है जो कि है सीआरपीसी का 49 क्या बोल रहा है कि अनावश्यक अवरोध ना करना। तो क्या बोल रहा है, जितना आवश्यक हो उतना ही अवरोध किया जाएगा, मतलब निकल भागने से रोकने के लिए जितना अवरोध किया जाना है, जितना उसको रोकना है उतना ही रोका जाएगा, उससे ज्यादा उसको रोका नहीं जाएगा। पॉइंट वाइज के तो कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। फिर आता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 ऑफ बीएनएस वही है जो कि है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 50। क्या बोल रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की सूचना का दिया जाना। क्या होगा इसके अंतर्गत, सबसे पहले किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूरी जानकारी देगा, अपराध के बारे में बताएगा। क्या मतलब हुआ कि भाई जिस व्यक्ति को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताएगा भाई तुमने कौन कौन से अपराध किए। वारंट के बिना उसको गिरफ्तार कर रहा है पुलिस अधिकारी, तो क्या करेगा, उसको सब कुछ बताएगा कि भाई, या कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है कि भाई तुमको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ, तुमने कौन सा अपराध किया है, उसकी विशिष्टियाँ क्या है, वो सब कुछ बताएगा। जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध से भिन्न अपराध के अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो उसे कहेगा कि वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है और प्रतिभों का इंतजाम करे। इसके अलावा इसके अंतर्गत हुआ कि भाई वो ऐसा अपराध करता है जो जमानती है, जमानत दी जा सकती है, तो उसको बताएगा कि तुमने ये अपराध किया, अब ये अपराध किया तो तुम्हें जमानत दी जा सकती है, तो जमानत दी जा सकती है तो तुम अपनी श्योरिटी व्योरिटी का इंतजाम कर लो। ये वाली बात बोली इसके अंतर्गत हमको। तो ये तो थे हमारे 47 तक सेक्शन, ये था हमारा पार्ट 1। क्योंकि चैप्टर 5 अपना बड़ा रोल प्ले करता है तो हम सारा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा हम कुछ एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारी बन जाएगी खिचड़ी, आधा जाएगा आधा बाहर निकल जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सब कुछ अपने दिमाग के अंतर्गत रखना है।
क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। तो जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो हम ये कर पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए लेके आएंगे पार्ट 2। तो उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपना पार्ट 1 अच्छा लग रहा है BNSS का चैप्टर 5 का, तो प्लीज़ आप इसको यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। जुड़े रहो हमारे साथ, जिससे कि हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, इसमें और नया कंटेंट जोड़ेंगे जिससे कि आपके अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।